जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी होम साइंस की सीरीज़ क्लास 6 की कंटिन्यू कर रखी है और जिसमें हमने अभी तक चैप्टर 1 to 10 को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 to 10 की वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 1 to 10 की वीडियोस को अवश्य देखिए, क्योंकि उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने कवर कराए हैं और सारे ही चैप्टर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, जिसमें हम करेंगे सिलाई के टाके, काज किस तरह बनाते हैं, पैबंद क्या होता है, रफू तथा प्लेट्स डालना क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। चलिए, इस क्लास को शुरू करने से पहले एक बार हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज यू नो दैट ना, रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी, जिससे कि हम आगे का पढ़ते जाएं पर पीछे का भूलें नहीं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने चैप्टर 10 में क्या पढ़ा था, सिलाई कला जानी थी, यानी कि सीविंग आर्ट किसे कहते हैं, क्या होता है, वो हमने देखा था। इसमें हमने देखा था सिलाई का महत्व क्या होता है, सिलाई की आवश्यक वस्तुएं क्या होती हैं, यानी कि अगर आपको सिलाई करनी है तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए। जिसमें हमने देखा था ना, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट तो होता है कपड़ा, दूसरा देखा था फीता या इंची टेप, तीसरा हमने देखी थी सुई, चौथा था धागा, पांचवा था खड़िया या मिल्टन चौक। मिल्टन चौक या खड़िया दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कैंची, फिर सातवां हमने देखा था मशीन, आठवां होना चाहिए हमारे पास स्केल, नवे में हमने देखी थी आलपिन, नंबर 10 में देखा था अंगुस्ताना और 11 में देखा था इस्त्री या प्रेस, यानी कि सिलाई करने के लिए इन 11 वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सिलाई की वस्तुएं। नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था कपड़ा काटने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि जब हम सिलाई के लिए कपड़ा काटें तो ध्यान में रखने के लिए कौन कौन सी बातें होती हैं, वो हमने ये पॉइंट्स देखे थे। फिर उसमें हमने देखा था सिलाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें, कि चलो ठीक है, कपड़ा काटने पूर्व हमने ध्यान तो दे लिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर सिलाई करते समय भी ध्यान देने योग्य कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें होती हैं, जो कि हमने इनके पॉइंट्स देखे थे। नेक्स्ट हमने देखा था, ये सब तो ठीक है, सिलाई कला के ज्ञान से क्या लाभ होता है। चलो, हमने सब कुछ जान लिया, लेकिन सिलाई कला अगर हमें आती है तो उसके हमारे जीवन में क्या लाभ हैं। तो उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे कि सिलाई कला के क्या क्या लाभ होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा चैप्टर, जो हमने बहुत ही अच्छे से आप सबको एक्सप्लेन किया था। फिर हमने उसमें देखा था स्मरणीय तथ्य, यानी कि इस चैप्टर में कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। आप इस चैप्टर को इसका कंक्लूज़न भी बोल सकते हो। फिर हमने डाली थी इसकी प्रश्नावली पर नज़र। फिर हमने देखा था उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, सॉल्व किया था रिक्त स्थानों की पूर्ति। फिर लास्ट हमने देखा था सही गलत। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रीवियस क्लास। इस पूरे चैप्टर को मैंने 2 वीडियोस में डिवाइड कर रखी है। इनफैक्ट जितने भी चैप्टर मैंने 1 to 10 करवाए हैं, सारे ही चैप्टर्स को मैंने 2-2 वीडियो में डिवाइड किया है, जिससे कि आप बोर ना हो और छोटी छोटी क्लास के माध्यम से आप बहुत जल्दी ही बहुत आराम से इंटरेस्टिंग वे से सब कुछ सीख जाएं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रीवियस क्लास। आई होप आपका क्विक रिवीजन हो गया होगा। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज हमने आपको जैसे पहले बताया कि हम पढ़ेंगे सिलाई के टाँके, काज किस तरह करते हैं, पैबंद क्या होता है, रफू करना किसे कहते हैं, तथा प्लेट्स डालना क्या होता है। इट मीन्स स्टिचेस, लूम, पैच, डर्न एंड प्लेट्स ऑफ सीविंग। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मजबूत तथा आकर्षक सिलाई के लिए सिलाई के टाँके व ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। टाँके का मीनिंग स्टिच, टाँके व ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। टाँके विभिन्न प्रकार के होते हैं। हमें सिलाई करते समय कौन से टाँके का प्रयोग कहाँ करना है, यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है। अतः नाप के अनुसार कटे हुए कपड़े को हाथ या मशीन की सहायता से जोड़ने के लिए धागों की मदद से जो सिलाई की जाती है उसे टाँका कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया कि टाँका क्या होता है। नाप के अनुसार, यानी कि जिस कपड़े को आपको सिलना है
उसके नाप के अनुसार कटे हुए टुकड़ों को हाथ या मशीन की सहायता से जोड़ने के लिए धागों की मदद से जो सिलाई की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, टाँका कहते हैं। फिर टाँकों के प्रकार देखते हैं। सिलाई की प्रक्रिया में अनेक प्रकार के टाँकों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नवत हैं। नंबर 1, कच्चा टाँका यानी कि रॉ स्टिच क्या होती है? कपड़ों को जोड़ने अथवा मोड़ देने के लिए मशीन की सिलाई से पहले कच्चे टाँकों की सिलाई की जाती है। इससे मशीन की सिलाई करने में सुविधा होती है। इससे उल्टे तथा सीधे दोनों एक समान टाँके आते हैं। नंबर 2, समान कच्चा टाँका यानी कि सेम रॉ स्टिच क्या होता है? वह भी सादे टाँके के समान होता है, किंतु इस प्रकार के सीवन में यानी कि सिलाई में टाँकों की लंबाई कुछ कम होती है। इस प्रकार के सीवनों को आसानी से खोला जा सकता है। यानी कि जो कच्चा टाँका होता है फ्रेंड्स, उसको आप जब चाहें आसानी से खोल सकते हैं। फिर देखते हैं बखिया। बखिया को आप क्या बोल सकते हैं? बैकरेस्ट आप बोल सकते हैं, या फिर हीमिंग स्टिच भी इसको बोला जाता है इंग्लिश में। बखिया सिलाई को पक्का करने के लिए किया जाता है। बखिया सिलाई को पक्का करने के लिए किया जाता है। मशीन नहीं रहने पर इसी प्रकार की सिलाई की जाती है। यह सीवन यानी कि सिलाई बहुत मजबूत होती है। इन टाँकों को दाहिनी तरफ से आरंभ किया जाता है। बखिया करने के लिए कपड़े पर एक लाइन खींचकर उस पर बखिया करनी चाहिए। इस प्रकार की गई बखिया सुंदर एवं आकर्षक प्रतीत होती है। तो फ्रेंड्स, ये आप कुछ फिगर देख पा रहे होंगे जिसमें कच्चा टाँका यानी कि रॉ स्टिच किस तरह किया जाता है वो आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है बखिया या टाँका यानी कि बखिया का टाँका यानी कि हीमिंग स्टिच किस तरह किया जाता है ये आप देख पा रहे होंगे। फिर नेक्स्ट है समान कच्चा टाँका यानी कि सेम रॉ स्टिच क्या होती है, ये आपको कपड़े पे बहुत अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बखिया जो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट पॉइंट है तुरपन। तुरपन का टाँका दाहिनी ओर से आरंभ करते हैं। इस प्रकार के टाँकों में कुछ तिरछापन रहता है। सीधी तरफ से यह टाँके छोटे और सुंदर लगते हैं। यह टाँका कुर्ता, फ्रॉक का घेरा, ब्लाउज, रुमाल आदि पर किया जाता है। तुरपन हाथ की सिलाई का सबसे उत्तम एवं आकर्षक टाँका है। नंबर 5, दोहरी सिलाई यानी कि डबल स्टिच क्या होती है? फिसलने वाले कपड़े प्रायः साधारण सिलाई से उधड़ जाते हैं, इसलिए इन कपड़ों की सिलाई मजबूत करने के लिए दोहरी सिलाई का प्रयोग करते हैं। यह सिलाई पहले सीधी तरफ से तथा फिर उल्टी तरफ से पलटकर दोबारा करते हैं। सिलाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े के रेशे न दिखाई दें। इसे चोर सिलाई भी कहते हैं। यानी कि दोहरी सिलाई को और किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? इसे चोर सिलाई भी कहते हैं क्योंकि यह दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट देखते हैं ओरमा। ओरमा क्या होता है? कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है जिसका किनारा निकलने का अंदेशा रहता है, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है हमें कि इसका किनारा निकल जाएगा। अतः इस प्रकार के किनारों पर इस तरह की सीवन यानी कि सिलाई का प्रयोग करना चाहिए। पैंट तथा रेशमी कपड़ों में इनका प्रयोग अवश्य होता है। इस प्रकार के टाँकों को लगाने से पहले कपड़े के किनारे पर निकले हुए धागों आदि को काटकर साफ कर लेते हैं। यानी कि ओरमा क्या होता है? कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है जिसका किनारा निकलने का अंदेशा रहता है, अतः इस प्रकार के किनारों पर इस तरह की सिलाई का प्रयोग करना चाहिए। पैंट तथा रेशमी कपड़ों में इनका प्रयोग अवश्य होता है। इस प्रकार के टाँकों को लगाने से पहले कपड़े के किनारे पर निकले हुए धागे आदि को काटकर साफ कर लेते हैं। नंबर 5, फेलिंग सिलाई। फेलिंग सिलाई क्या होती है? दो वस्त्रों को जोड़ने में इस टाँके का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की सिलाई में पीछे वाले कपड़ों को ऊपर की ओर बढ़ाकर रखते हैं। यदि एक कपड़ा ओरंबी कट का हो और एक सीधा हो तो ओरेबी को बढ़ाकर रखते हैं। फिर बड़े भाग को थोड़ा सा मोड़कर आगे वाली तह पर तुरपन कर देते हैं।
यानी कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, तुरपन क्या होती है। ये देखिए कपड़ा है और इस पे देखिए किस तरह से तुरपन की गई है, इसी को तुरपन कहते हैं। ओरमा क्या होता है, आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। फिर हमने पढ़ा फेलिंग सिलाई क्या होती है, ये भी आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है काज बनाना, यानी कि काज बनाना क्या होता है, काज किसको कहते हैं, उसमें हम देखेंगे वस्त्र सिलने के बाद जब तक उसमें बटन, हुक अथवा जिप आदि न लगाया जाए तब तक वह पहनने योग्य नहीं हो पाता। जिन वस्त्रों में बटन लगाने होते हैं उसमें काज बनाना आवश्यक होता है। बटन विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं, किंतु छोटे वस्त्रों में छोटे तथा बड़े वस्त्रों में बड़े बटनों का ही प्रयोग किया जाता है। बटन तथा काज का एक दूसरे से सीधा संबंध है। बटन लगाने के लिए कपड़ों में जो छेद बनाया जाता है उसे ही काज कहते हैं। यानी कि जब हमारे कपड़े में जो बटन होता है और उस बटन को जिसमें फंसाया जाता है उसी को ही क्या कहते हैं, काज कहते हैं। काज बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, काज बटन की चौड़ाई के बराबर होना चाहिए। यानी कि जितना चौड़ा बटन होना चाहिए उतनी ही चौड़ाई का आपका काज भी होना चाहिए। काज मोटे कपड़ों या दोहरी पट्टी पर बनाए जाने चाहिए। नंबर 3, लेटे काज को अंदर से तथा खड़े काज को नीचे से बनाना प्रारंभ करते हैं। नंबर 4, काज दोहरे धागे से बाईं ओर से प्रारंभ करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है चुन्नट प्लेट डालना, यानी कि चुन्नट प्लेट डालना क्या होता है। चुन्नट प्लेट को क्या कहते हैं, चुन्नट प्लेट डालना, इट मीन्स इंसर्टिंग प्लेट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसर्टिंग प्लेट। तो सुंदर तथा आकर्षक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि पहने जाने वाले वस्त्र शरीर पर पूरी तरह से शरीर की बनावट के अनुरूप ही प्रतीत में दिखाई दे। शरीर के विभिन्न भागों की फिटिंग के लिए कपड़े में प्लेटें डाली जाती हैं। बड़े कपड़ों में घेर को छोटा करने के लिए अथवा झोल देने के लिए प्लेट का प्रयोग करते हैं। प्लेटों की चौड़ाई समान ही होती है। प्लेट डालने के लिए पहले पेंसिल अथवा मिल्टन चौक से निशान बना लेना चाहिए। प्लेटों की चौड़ाई अधिक ना हो। निशान किस लिए बना लेना चाहिए, जिससे कि प्लेटों की चौड़ाई अधिक ना हो। फ्रॉक या स्कर्ट में जब फालतू कपड़े को हाथ से मोड़कर मिलाते हैं और कपड़ा सीधी दिशा में नीचे की ओर गिरता है तो इसे सीधी प्लेट कहते हैं। जब फालतू कपड़े पर 3 अथवा 4 बखिया लगाकर बॉक्स का आकार दे देते हैं तो इसे बॉक्स प्लेट कहते हैं। वस्त्रों में इस प्रकार की प्लेटें डालने से वस्त्र सुंदर लगने लगते हैं। उसी प्रकार चुन्नट के प्रयोग से भी कपड़ों का आकर्षण बढ़ जाता है। चुन्नट का प्रयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है, चुन्नट का प्रयोग अधिकतर छोटे बच्चों के कपड़े में देखने को मिलता है। फ्रॉक के घेरे, स्कर्ट तथा बेबी फ्रॉक की बाहों में इसके प्रयोग से कपड़ों में सजावट आती है। नेक्स्ट है रफू करना, यानी कि ड्रेनिंग किसे कहते हैं। रफू करना, इंग्लिश में रफू करना को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ड्रेनिंग। जितना वस्त्र को आकर्षक रूप से सिलना आवश्यक है उतना ही आवश्यक वस्त्रों की उचित देखभाल भी है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वस्त्र पुराना होने पर ही फटे। कभी कभी नया वस्त्र भी गिरने से या कील कांटे में फंसकर फट जाता है। अतः गृहिणी को नित्य प्रति कुछ न कुछ सिलाई करनी ही पड़ती है। बच्चों के वस्त्र फटने, चूहे द्वारा कपड़ा काटे जाने पर अथवा कपड़ों पर प्रेस आदि करते समय कपड़े जल जाने पर रफू तथा पैबंद लगाने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि रफू यानी कि ड्रेनिंग की ज़रूरत कब पड़ती है फ्रेंड्स, वस्त्रों के फटने, चूहों द्वारा कपड़े काटे जाने पर अथवा कपड़ों पर प्रेस आदि करते समय कपड़े जल जाने पर रफू तथा पैबंद लगाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि कपड़ा थोड़ा कटा अथवा फटा होता है तब उस पर रफू कर दी जाती है, किंतु यदि कपड़ा अधिक फटा हो यानी रफू लायक नहीं हो तब वहाँ पर पैबंद ही लगाया जाता है। रफू करने की विधि, रफू क्या होती है। रफू को फ्रेंड्स एक तरफ से आप बोल सकते हो कि
एक तरफ से रिपेयर करना, कोई कपड़ा वो हो गया है, फट गया तो उसको रिपेयर करना। तो रफ़ू करने की विधि क्या होती है? रफ़ू करने के लिए वस्त्र के कटे अथवा फटे हुए स्थान से लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पर चारों ओर वस्त्र के ताने बाने से मिलाते हुए कच्चे टाकों को लगाना चाहिए। रफ़ू करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो धागा हम सिलाई के लिए प्रयोग करें उसमें गांठ बिल्कुल ना लगाएं। रफ़ू सदियों कपड़े से निकलते हुए धागे से ही करनी चाहिए। यदि संभव हो तो फटे हुए स्थान से थोड़ा सा धागा निकालकर उससे रफ़ू करनी चाहिए। इस प्रकार रफ़ू किया हुआ कपड़ा अपनी स्वाभाविक स्थिति में ज्ञात होता है और यह पता नहीं चल पाता कि यह कपड़ा फटा है तथा रफ़ू किया हुआ है। रफ़ू सदा महीन एवं नोकदार सुई से ही करनी चाहिए। यदि वस्त्र डिजाइनदार है अथवा चेक वाला है तो उससे मिलते हुए रंग से वैसा ही डिजाइन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि रफ़ू से स्वाभाविकता आ जाए, यानी कि रफ़ू करने से वो कपड़ा जैसा था वैसा ही दिखने लगे। आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि रफ़ू किस तरह की जा रही है, रफ़ू करने की विधि में कि रफ़ू किस तरह की जा रही है। नेक्स्ट है पैबंद लगाना। फ्रेंड्स, अब ये पैबंद लगाना क्या होता है? पैबंद को आप पैचिंग भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। पैबंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैचिंग करना। पैबंद लगाना यानी कि पैचिंग करना क्या होता है? कभी कभी कुछ वस्त्र इस प्रकार कट फट जाता है कि उस पर रफ़ू करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस वस्त्र पर पैचिंग यानी कि पैबंद ही लगाया जा सकता है। वस्त्र जिस आकार का फटा होता है उसी आकार का कपड़ा लेकर वस्त्र के कटे हुए स्थान पर उसी के अनुपात में लगाने को ही पैबंद लगाना कहते हैं। पैबंद निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: गोल पैबंद, चौकोर पैबंद, तिकोना पैबंद, यानी कि राउंड पैचिंग, स्क्वायर पैचिंग एंड ट्रायंगल पैचिंग। पैबंद लगाने की विधियाँ यानी कि मेथड्स ऑफ पैचिंग क्या होती है? पैबंद लगाने के लिए हमें सबसे पहले कपड़े में जितना बड़ा छेद हो उससे 1 सेंटीमीटर अधिक कपड़ा लेना चाहिए। इस कपड़े को वस्त्र की उल्टी तरफ रखकर चारों ओर पहले कच्चे टाके लगाने चाहिए। इसके बाद उसे चारों ओर से अंदर की ओर थोड़ा थोड़ा मोड़कर तुरपाई कर देनी चाहिए। यदि गोलाकार पैबंद लगाना हो तो छेद को गोल कर लेना चाहिए, यानी कि जो छेद बनाना चाहिए उसको क्या कर लेना चाहिए? गोल कर लेना चाहिए। यदि चौकोर पैबंद लगाना हो तो छेद को चौकोर कर लेना चाहिए। यदि कपड़ा डिजाइन, चेक अथवा छापे वाला हो तो डिजाइन तथा फूल से मिलाकर पैबंद लगाना चाहिए। पैबंद लगाने के नियम यानी कि रूल्स ऑफ पैचिंग क्या क्या होते हैं, फटाफट हम देख लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले पैबंद का आकार और प्रकार निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें किस आकार का पैबंद लगाना है। नंबर 2, कटे फटे अथवा जले हुए भाग को कैंची से साफ करके उसे निश्चित आकार का स्वरूप देना चाहिए। नंबर 3, पैबंद लगाने के लिए सदियों कपड़े के धागे से मिलते हुए रंग का धागा ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, चेक, लाइनदार तथा डिजाइनदार कपड़ों में पैबंद लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पैबंद डिजाइन के साथ मिल जाए। नंबर 5, पैबंद के लिए प्रयोग में लाने वाले धागे का रंग तथा धागे की मोटाई कपड़े के अनुसार ही होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पैबंद और पैबंद के प्रकार कि पैबंद क्या होता है और पैबंद कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है गोल पैबंद यानी कि राउंड पैचिंग क्या होती है। ये है तिकोना पैबंद यानी कि ट्रायंगल पैचिंग क्या होती है। ये है हमारा चौकोर पैबंद यानी कि स्क्वायर पैचिंग किस तरह दिखती है। आपको स्क्रीन पर देखकर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर जो कि थोड़ा सा बड़ा था बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।